एपिसोड 231 टू 240। अध्याय 231, 232। क्या आप हंगामा करना बंद कर सकते हैं? अनुवादक 54,96,90,339। शिया यांगयांग ने अपने होंठ सिकोड़ लिए, मानो वह आगे क्या होने वाला है उसका इंतजार कर रही हो। लेकिन गु किचेन काफी देर तक चुप रहे और एक शब्द भी नहीं बोले। आखिरकार जिया यांगयांग खुद को रोक नहीं पाए और बोली, आखिर तुम कहना क्या चाह रही हो? गु किचेन ने आह भरते हुए कहा, यांग यांग, क्या तुम मुझे परेशान करना बंद करोगी? मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ। गु किचेन, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ? तुम, जो सही गलत का ख्याल रखे बिना मुझ पर इल्जाम लगाते हो। तुमने गलत समझा कि गु जाओहान और मेरे बीच कुछ था, फिर भी अब तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ। गु किचेन, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतनी आसानी से दब जाऊंगी? मैं तुम्हें बता रही हूं, मैं यह अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। जैसा मैंने कहा, यह मामला इतनी आसानी से सुलझने वाला नहीं है। शाओ हान तुम्हें पसंद करता है। शिया यांगयांग ने अभी अभी गुस्से में आकर बहुत कुछ कह दिया था। गु किचेन ने अपनी कठोर टिप्पणी से उसे बीच में ही रोक दिया। शिया यांगयांग को यही लगा कि उसने शायद गलत सुना है। क्या कहा आपने? गु किचेन ने स्पष्ट रूप से दोहराया, मैंने कहा कि शियाओ हान तुम्हें पसंद करता है, जैसे एक पुरुष एक महिला को पसंद करता है। शिया यांगयांग को ये बात अविश्वसनीय लगी। हालांकि कुछ देर तक स्तब्ध रहने के बाद वह और भी क्रोधित हो उठी। क्या इतना काफी नहीं था कि तुमने मुझ पर आरोप लगाए? अब तुम अपने भतीजे पर भी आरोप लगाना चाहते हो? गु किचेन, मैं तुमसे सचमुच निराश हूं। अगर तुम आज यहाँ मुझ पर झूठे आरोप लगाने आए हो तो कृपया चले जाओ। मुझे तुम्हारी एक भी बात नहीं सुननी। गु किचेन भी स्पष्ट रूप से क्रोधित थे। शिया यांगयांग, क्या तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो? तुम एक मूर्ख हो जिसे कुछ नहीं पता। भले ही मुझे कुछ समझ न आए, फिर भी यह आपके निराधार आरोप लगाने से बेहतर है। शिया यांगयांग बेहद गुस्से में थी। पहले उसने ये संकेत दिया था कि उसने गु झाओहान की ओर पहल की थी, लेकिन अब उसने अचानक दावा किया कि गु झाओहान उसमें दिलचस्पी रखता है। शिया यांगयांग ने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम सचमुच इस बेवफा पति की टोपी को अपने सिर पर जबरदस्ती पहनकर खुश हो? गु किचेन अचानक आगे बढ़ा, शिया यांगयांग का हाथ पकड़ा और अगले ही पल उसे अलमारी से धक्का दे दिया। गु किचेन की आंखें कठोर थीं, शिया यांगयांग की पतली कलाई पर उसकी पकड़ मजबूत थी और वह ढीला नहीं पड़ रहा था। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, शियाओ हान तुम्हें पसंद करता है। मुझे परवाह नहीं कि तुम क्या सोचती हो, लेकिन आज से तुम उसे उकसा नहीं सकती और न ही उसकी चापलूसी कर सकती हो। तुम्हें कारण समझने की जरूरत नहीं है, बस मेरी बात मानो। मैं आपका सेवक नहीं हूं। मैं आपको अपना स्वामी क्यों मानूं, आपके वचन को कानून क्यों मानूं? मेरे अपने विकल्प हैं, मेरे अपने विचार हैं। तो आपका विकल्प मेरा विरोध करना है। आपका इरादा अपनी मनमर्जी करते रहना और दूसरों की चापलूसी करना है। जब से गु किचेन के मन में यह विचार आया था, तब से जिया यांगयांग ने गु जाओहान को दोबारा नहीं देखा था। स्कूल बहुत बड़ा था, लेकिन फिर भी वे कभी कभार एक दूसरे से टकरा जाते थे। लेकिन जब ऐसा हुआ भी, तो जिया यांगयांग ने जानबूझकर उससे दूरी बनाए रखी। उसे हमेशा अपने दिल में एक बेचैनी महसूस होती थी। हालांकि उसने कभी भी गु जाओहान के साथ खुलकर इश्कबाजी नहीं की थी, न तो अतीत में और न ही भविष्य में। लेकिन गु किचेन ने इस तरह से इतने तानाशाही लहजे में बात की, उसकी भावनाओं की पूरी तरह से अनदेखी की। उसने उस पर कभी भरोसा नहीं किया था। गु किचेन, अगर तुम इतने ही दृढ़ हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता। जिया यांगयांग चुप हो गई। उसने अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया, उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि गु किचेन की पकड़ उसकी बाह पर और भी कसती जा रही है। उसकी कलाई में तेज और चुभने वाला दर्द था, लेकिन जिया यांगयांग ने दांत पीसकर यह सब सहन किया। गु किचेन और भी ज्यादा क्रोधित हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शिया यांगयांग उसकी बात क्यों नहीं समझ पा रही थी। क्या ये बात स्पष्ट नहीं थी कि गु झाओहान उसे पसंद करता था? क्या वह, एक युवा लड़की, पुरुषों की इच्छाओं को समझ सकती थी? फिर भी वह हठपूर्वक यही मानती थी कि यह एक शुद्ध मित्रता थी। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो हालात और भी बदतर हो जाएंगे। शायद एक दिन गु झाओहान जुनूनी हो जाएगा और अपने ही चाचा के खिलाफ हो जाएगा। अध्याय 232, अध्याय 233। पूर्व प्रेमी का स्वाद वाकई बहुत खराब है। अनुवादक 54,96,90,339। गु किचेन की आवाज शांत हो गई। अगर आपको इस पर विश्वास है तो बेहतर होगा कि आप उससे इसकी पुष्टि करने के लिए कह दें।
शिया यांगयांग ने गु किचेन के चेहरे की ओर देखा। वह गंभीर और संजीदा दिख रहा था, उसमें मजाक का कोई भाव नहीं था। शिया यांगयांग को खुद पर भी कुछ संदेह होने लगा था। गु किचेन ने कहा था कि गु झाओहान उसे पसंद करता है। ये कैसे संभव हो सकता है? शिया यांगयांग और गु किचेन ने एक दूसरे की आंखों में देखा, मानो दोनों की आंखों में आग की लपटें जल रही हों, मानो वे मौन गतिरोध में फंसे हों। ठीक उसी समय प्रवेश द्वार पर दस्तक हुई। गु किचेन ने पहले तो जवाब देने का इरादा नहीं किया था, लेकिन खटखटाने की आवाज धीरे धीरे तेज होती गई, जिसे नजरअंदाज करना असंभव हो गया। अंततः गु किचेन ने शिया यांगयांग को छोड़ दिया और दरवाजा खोलने के लिए मुड़ गया। जैसे ही दरवाजा खुला, जिया वेई दरवाजे पर दिखाई दी। जब उसने देखा कि दरवाजा गु किचेन ने खोला है, तो शिया वेई ने मुस्कुराते हुए मधुर स्वर में कहा, जीजा जी। गु किचेन ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, क्या बात है? शिया वेई ने नए कपड़ों का एक ढेर पकड़े हुए कहा, जीजा जी, मैं आपके लिए कुछ कपड़े लाई हूं। आप पहले कभी मेरे घर नहीं रुके। चूंकि आप आज बदलने के लिए कपड़े नहीं लाए हैं, तो ये सारे कपड़े नए हैं। ये हाउटियन भाई ने छोड़े थे, लेकिन उन्होंने इन्हें कभी नहीं पहना। आप आज के लिए इन्हें ही पहन लीजिए। गु किचेन की भौहें और भी ज्यादा सिकुड़ गईं। शिया वेई प्रसन्न थी। जब वे दोनों थोड़ी देर पहले आए थे, तभी उसे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा जरूर हुआ होगा कि लिविंग रूम में लगी शिया यांगयांग और लू हाउटियन की तस्वीर का असर हुआ होगा। अब उसने जानबूझकर नए शर्ट का एक सेट लाया ताकि मामले को और भड़काया जा सके, इस उम्मीद में कि उनके बीच का संघर्ष और बढ़ जाएगा। बेहतर होगा अगर यह आज ही पूरी तरह से फूट पड़े। शिया वेई ने गु किचेन का उदास चेहरा देखा, सीधे कमरे में चली गई और कपड़ों को बिस्तर पर सबसे प्रमुख स्थान पर रख दिया। जी जाजी, मैं कपड़े यहीं छोड़कर जा रहा हूँ। इस बात से चिंतित कि उसने हद से ज्यादा कर दिया है और गु किचेन भी उससे नाराज हो जाएगा, जिया वेई ने कपड़े रखते ही वहां से चली गई। वह अपनी सारी बातें कह चुकी थी और अब वह बस उनके बीच के उस संघर्ष के चरम पर पहुंचने का इंतजार कर रही थी जिसे सुलझाना असंभव हो। शिया यांगयांग के जिद्दी स्वभाव को देखते हुए वह कभी पीछे नहीं हटेगी। उसे जितना गलत समझा जाता था, वह स्पष्टीकरण देने से उतना ही कतराती थी। उसके भीतर का वह गर्व निश्चित रूप से उसे बहुत अधिक नुकसान पहुंचाएगा। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। गु किचेन ने दरवाजा बंद किया, उसे ताला लगाया और फिर उधर चले गए। शिया यांगयांग ने अपनी बांह रगड़ी और पास आकर उसकी आवाज ठंडी हो गई, तुम आज रात यहां नहीं रुक रहे हो, है ना? गु किचेन अपने कपड़े साथ नहीं लाया था और वास्तव में यहां कोई नए कपड़े भी नहीं थे। इसके अलावा स्वच्छता के प्रति गंभीर आदतों वाला व्यक्ति होने के नाते वह कभी भी 2 दिनों तक एक ही कपड़े नहीं पहनता था। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि जिया वेई ने जानबूझकर कलह भड़काने के लिए ये कपड़े कहां से प्राप्त किए थे। गु किचेन के चरित्र के अनुसार चाहे कपड़े लू हाउटियन के हो या नहीं, वह उन्हें कभी नहीं पहनेगा। घर पर उनके पायजामे शीर्ष इतालवी कारीगरों द्वारा विशेष रूप से सिले जाते थे, जो समय लेने वाले और महंगे दोनों ही थे। इतना अधिक सावधानी बरतने वाला व्यक्ति इतनी आसानी से इन भद्दे वस्त्रों को कैसे पहन सकता है? गु किचेन ने जिया यांगयांग की ओर देखा और कहा, तो फिर मुझे भगाने की इतनी जल्दी में तुम क्यों हो? शिया यांगयांग अवाक रह गई, मेरा मतलब वो नहीं था, क्या तुम ये कमीज पहनने वाली हो? गु किचेन ने बिस्तर पर पड़े कपड़ों को लापरवाही से उठा लिया था। उसके चेहरे पर दिख रही घृणा को वह छिपा नहीं पा रहा था। तुम्हारे पूर्व प्रेमी का फैशन सेंस वाकई बहुत खराब है। मुझे आश्चर्य है कि वह इन कपड़ों में घर से बाहर कैसे निकल जाता है। प्रभार अनुवादक 54,96,90,339। शिया यांगयांग ने शांत भाव से कहा, यह उसकी कमीज नहीं है, वह कभी नीली कमीज नहीं पहनता। गु किचेन का चेहरा और भी गुस्से से लाल हो गया, तो तुम्हें अभी भी उसकी पसंद याद है? शिया यांगयांग के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। यह आदमी छोटी छोटी बातों पर बहस करने में बहुत माहिर था। मैं बस इतना कह रहा हूं कि यह उनकी शर्त नहीं है। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो इसे पहन लीजिए। मुझे आपत्ति है। शिया यांगयांग चौंक गई और बोली, तो फिर आप जाए, मेरे पास यहाँ कोई अतिरिक्त कपड़े नहीं हैं। शिया यांगयांग, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम मुझे जितना ज्यादा भगाना चाहोगी, मैं उतना ही कम जाऊंगी। शिया यांगयांग थकी हुई थी और उसका मतलब बिल्कुल भी यह नहीं था। ठीक है, जो चाहो करो, मैं नहाने जा रहा हूं। शिया यांगयांग ने अलमारी से कुछ कपड़े निकाले और नहाने के लिए बाथरूम में चली गई। अंदर जाने के बाद जिया यांगयांग एक पल के लिए हिचकिचाए, लेकिन आखिरकार उसने बाथरूम का दरवाजा बंद करने का फैसला किया।
जब शिया यांग बाहर आई तो गु किचेन एक सोफे पर बैठा हुआ था, हाथ बांधे हुए और एक अलग थलग सा भाव लिए हुए। उसका चेहरा पहले से भी अधिक ठंडा और पहुंच से बाहर था। शिया यांग को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आखिर क्या हुआ था। कमरे के दूसरी तरफ से गु क्यूचेन की ठंडी आवाज पहले ही उस तक पहुंच रही थी। शिया यांग, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई जानवर हूं? शिया यांग चौंक गई। मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। नहाते समय तुमने दरवाजा क्यों बंद कर लिया था? शिया यांग का हाथ, जो पहले अपने बाल सुखा रहा था, एक पल के लिए रुका, फिर उसने सहजता से पूछा, तुम्हें पता था कि मैं नहा रही हूं? तुमने दरवाजा खोलने की कोशिश क्यों की? मैंने इसे अवांछित लोगों को अंदर आने से रोकने के लिए बंद किया था, सज्जनों को नहीं। क्या आप मुझे अवांछनीय कह रहे हैं? मैंने ऐसा नहीं कहा, तुमने कहा। गु किचेन इतना क्रोधित हुआ कि वह अचानक खड़ा हो गया और जिया यांग की ओर बढ़ गया। शिया यांग को अचानक एक खतरनाक आभा का एहसास हुआ। इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया दे पाती, गु किचेन ने उसे कमर से पकड़कर ऊपर उठा लिया था। जिया यांग स्पष्ट रूप से गु किचेन की गर्दन से चिपक गई, लेकिन तुरंत ही उसने हाथ छोड़ते हुए कहा, गु किचेन, तुम क्या कर रहे हो? चूंकि आपने मुझे बेईमान करार दिया है, अगर मैं ये गलत काम नहीं करता तो क्या मैं खुद को निराश नहीं कर रहा हूंगा? अगले ही पल जिया यांग ने खुद को बिस्तर पर दबा हुआ पाया। गु किचेन के बार बार किए गए चुंबन धीरे धीरे उस पर पड़ने लगे। जैसे ही उसने उसकी बर्फ जैसी सफेद त्वचा को छुआ, गु किचेन सचमुच कांप उठा। शिया यांग से हल्की दूधिया खुशबू आ रही थी, जैसे किसी बच्चे ने अभी अभी दूध की बोतल खत्म की हो। वह सुगंध पूरी तरह से मोहक थी। भगवान ही जानता है उसे इसकी कितनी कमी खल रही होगी। शिया यांग के साथ उन बर्फीले, अलगाव भरे दिनों के दौरान गु किचेन को ऐसा लगा जैसे वह खुद नहीं है। वह चेहरा हमेशा उसके दिमाग में घूमता रहता था, भले ही वह देर रात तक ओवरटाइम काम कर रहा हो और मानसिक और शारीरिक रूप से थका हुआ हो। लेकिन जब वह घर पहुंचा तब भी उसे नींद नहीं आई। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि उसके आसपास कुछ कमी है। महज कुछ ही महीनों में जिया यांग उसके जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया था। इससे भी ज्यादा कष्टदायक बात यह थी कि वह बार बार उसके सपने देखता था। जब गु किचेन आधी रात को जागा और उसने अपने बगल की खाली जगह देखी तो उसके दिल में एक अस्पष्ट दर्द महसूस हुआ। वह पिछले कुछ दिनों से कई बातों के बारे में सोच रहा था। वह ये भी जानता था कि इस बार उसने अपनी बुद्धि खो दी थी। अगर कोई और होता तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वह उनका पहला प्यार लू हाओटियन हो या बाद में चेन यू। उनमें से किसी ने भी उसे इतना दुखी नहीं किया था, क्योंकि वह व्यक्ति शियाओहान था, बचपन से ही उसका सबसे प्यारा भतीजा, वह व्यक्ति जिसका वह अपने जीवन में सबसे अधिक ऋणी था। गु क्यूचेन जितना ज्यादा इसके बारे में सोचता था उतना ही उसे यह असहनीय लगता था। लंबे और भावुक चुंबन से भी उसकी संतुष्टि नहीं हुई। उसने जिया यांग के स्लीपविया को जोर जोर से फाड़ना शुरू कर दिया। अध्याय 234, अध्याय 235, उसे जाने दें। 2 अनुवादक 54,96,90,339। गु किचेन का चुंबन अचानक आया, एक प्रचंड आंधी की तरह उग्र। शिया यांग का दिमाग सुन्न हो गया। शिया यांग विरोध करना चाहती थी, लेकिन गु किचेन ने उसे अपने चुंबन से चुप करा दिया, जिससे वह एक भी शब्द नहीं बोल पाए। जिया यांग चिल्लाया, गु किचेन, मुझे जाने दो। क्या उसे जाने दें? ऐसा कैसे हो सकता है? वह इस जन्म में कभी ऐसा नहीं कर पाएगा। गु किचेन का चुंबन और भी अधिक हावी होता गया, एक ऐसी जबरदस्त ताकत के साथ जिसने प्रतिरोध की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। शिया यांग नहीं चाहती थी कि उनका रिश्ता इस हद तक आगे बढ़े। दोनों ही इससे स्पष्ट रूप से असहज थे। तो आखिर हो क्या रहा था? हालांकि जिया यांग ने चाहे जितना भी संघर्ष किया हो, वह गु किचेन के बंधन से मुक्त नहीं हो सकी। गु किचेन, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुमसे नफरत करूं? हम विवाहित दंपत्ति हैं, ये हमारा वैवाहिक कर्तव्य है। मैं तुम पर वैवाहिक बलात्कार का आरोप लगा सकता हूं। तो ठीक है, मैं आपके लिए सबसे अच्छा वकील ढूंढूंगा। शिया यांग गुस्से से आग बबूला हो गई। गु किचेन, तुम बिल्कुल बेशर्म हो। बेशर्म हो या न हो, मैं तुम्हारा कानूनी तौर पर विवाहित पति हूं। शिया यांग। गु किचेन ने किसी तरह शिया यांग के कपड़े उतार दिए थे। शिया यांग को शर्मिंदगी और बेबसी दोनों महसूस हुई। अंत में उसने विरोध करना छोड़ दिया और तब तक इंतजार किया जब तक गु किचेन को लगा कि उसने उसे काबू कर लिया है और उसने थोड़ा सा अपना बचाव कम कर दिया। अचानक जिया यांग ने अपना पैर मोड़कर उसके पेट पर लात मारी। उस आदमी की दबी हुई कराह सुनाई दी।
फिर वह सिकुड़कर जिया यानग्यान के बगल में एक जगह पर गिर गया। उस आदमी की आवाज दबी हुई थी। उसने दांत पीसते हुए कहा, शिया यानग्यान, क्या अब तुम बच्चे नहीं चाहती हो? गु किचेन की वर्तमान स्थिति देखकर शिया यानग्यान भयभीत हो गई। ये कैसे हो सकता है? वह अपने मन में जानती थी कि उसने अभी जानबूझकर उस क्षेत्र से दूरी बनाए रखी थी। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? लेकिन गु किचेन को इतना दर्द क्यों हो रहा था? क्या उससे कोई गलती हो गई थी? अगर वाकई में यह एक गलती थी, अगर उसने गलत जगह पर लात मारी, तो फिर एक गंभीर समस्या हो सकती है। क्योंकि उसने काफी जोर से लात मारी थी। मुझे माफ करना, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, क्या तुम ठीक हो? शिया यानग्यांग अब चिंतित हो गई थी, यह एक गंभीर मामला लग रहा था। गु किचेन की आवाज अभी भी कर्कश और धीमी थी, शिया यानग्यांग, तुम इतनी निर्दयी हो कि अपने ही पति की हत्या करने का प्रयास कर रही हो। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। चलो अस्पताल चलते हैं। जिया यानग्यांग बहुत चिंतित थी। भले ही वह बेहद गुस्से में थी, फिर भी वह नहीं चाहती थी कि गु किचेन को कुछ भी बुरा हो। शिया यानग्यांग को अपराधबोध और पछतावा महसूस हुआ। उस समय उसने विरोध क्यों किया, जबकि वास्तव में वह उसे बहुत याद कर रही थी। लेकिन अब शिया यानग्यांग का लहजा विनती में बदल गया। अस्पताल चलते हैं, अभी चलते हैं, कहीं सच में कुछ हो न जाए। नहीं, ये बहुत शर्मनाक है। शिया यानग्यांग घबरा गई। क्या तुम्हें लगता है कि यह शर्मिंदा होने की चिंता करने का समय है? वैसे भी मैं नहीं जा रहा हूँ। गु किचेन सिकुड़कर बैठी रही। शिया यानग्यांग असहाय था। उसे एहसास था कि उसकी चोट एक संवेदनशील अंग में है, इसलिए शायद वह कभी अस्पताल नहीं जा पाएगा। इसलिए वह और भी ज्यादा चिंतित हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। अगर तुम अस्पताल नहीं जाओगे तो क्या करोगे? तुम्हारी चोट कितनी गंभीर है? मुझे देखने दो। अगले ही पल गु किचेन ने अचानक अपना शरीर फैलाया और बिस्तर पर पूरी तरह से लेट गया। उसके चेहरे पर दर्द का कोई निशान नहीं था। वो स्पष्ट रूप से उसे चिढ़ा रहा था। ठीक है, देख लो, सावधान रहना। अध्याय 235, अध्याय 236, आधी रात को उसकी कमीज धोना। अनुवादक 54,96,90,339। गु किचेन के चेहरे के भाव बहुत जल्दी बदल गए। शिया यानग्यांग अचंभित रह गई। बिस्तर पर लेटा हुआ व्यक्ति अपने होठों पर विजयी मुस्कान लिए आराम से लेटा हुआ था। शिया यानग्यांग को आखिरकार यह बात समझ आ गई। उसका अभी का रवैया पूरी तरह से दिखावा था। शिया यानग्यांग के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। फिर वह शांत भाव से खड़ी हो गई और गु किचेन की ओर देखने लगी। गु किचेन ने जिया यानग्यांग से ठंडी प्रतिक्रिया महसूस करते हुए अपनी भौहें उठाईं और पूछा, तुम क्या कर रही हो? शिया यानग्यांग ने उसके पेट पर पैर पटका। घिनौना आदमी। 11। हालांकि यह हताशा के कारण था, लेकिन जिया यानग्यांग ने बहुत जोर से पैर नहीं पटका। वह उसके अभी अभी ठीक होने के बाद कोई हंगामा खड़ा नहीं करना चाहती थी। पैर पटकने के बाद जिया यानग्यांग बिस्तर पर लेट गई, रजाई के नीचे घुस गई, गु किचेन की ओर पीट कर ली और उसे अनदेखा कर दिया। गु किचेन पास आकर रजाई उठाते हुए बोली, क्या तुम नाराज हो? ये ठीक से गुस्सा नहीं था, ये शुरू में चिंतित होने के बाद धोखा मिलने जैसा था। यह एहसास राहत और झुंझलाहट का मिलाजुला रूप था। मामला पेचीदा था। गु किचेन ने अब उसे और परेशान न करने का फैसला किया। वह उठा और बाथरूम चला गया, लेकिन अंदर जाने के बाद गु किचेन काफी देर तक बाहर नहीं आया। शिया यानग्यांग को लगा कि शायद उसके पास पहनने के लिए कोई कपड़े नहीं हैं। वह अंदर बहुत परेशान होगा। वह निश्चित रूप से शिया वेइवेई द्वारा लाए गए कपड़े नहीं पहनेगा, और वह निश्चित रूप से उन कपड़ों को नहीं पहनेगा जिन्हें उसने 2 बार उतारा था। शिया यानग्यांग ने चुपके से रजाई से बाहर झांककर बाथरूम की ओर देखा। वह ये देखने के लिए उत्सुक थी कि गु किचेन का क्या हाल होगा। वह पूरी रात वहां नहीं रह सकता था, है ना? कुछ देर बाद गु किचेन आखिरकार बाहर आ गया, लेकिन शिया यानग्यांग के लिए यह बेहद निराशाजनक था कि उसने कुछ भी नहीं पहना हुआ था। वह बस लापरवाही से उसके छोटे पतले सफेद तौलिए में लिपटा हुआ था। आप धुंधले तौर पर नीचे का हिस्सा देख सकते थे। शिया यानग्यांग का चेहरा पल भर में उबले हुए झींगे की तरह लाल हो गया। उसने तुरंत अपना चेहरा रजाई से ढक लिया और देखने से इनकार कर दिया। गु किचेन जल्दी से जिया यानग्यांग के बगल में लेट गया। वह थका हुआ लग रहा था। शिया यानग्यांग को जल्द ही अपने बगल से सांस लेने की आवाज सुनाई देने लगी। गु किचेन सो रहा था, लेकिन शिया यानग्यांग को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। किसी भी व्यक्ति को पूरी तरह से नग्न व्यक्ति के बगल में सोने में कठिनाई होगी। हालांकि यह व्यक्ति उसका पति था और उसका चेहरा बेहद आकर्षक था।
इसीलिए शिया यांग्यांग ने पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं की, वह बिस्तर के किनारे पर उससे यथासंभव दूर खड़ी रही। पहली बार गु क्यूचेन के बगल में सोने के कारण जिया यांग्यांग को अनिद्रा की समस्या हुई। क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए शिया यांग्यांग ने उठने का फैसला किया। उसने सावधानी से रजाई उठाए और बाथरूम की ओर चली गई। गु किचेन थका हुआ था। पिछले कुछ दिनों से उसका काम बहुत बढ़ गया था और उसका मूड भी खराब था, जिसके कारण उसे नींद नहीं आ रही थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज जैसे ही वह लेटा, उसे नींद की एक लहर ने घेर लिया और वह जल्दी सो गया। हालांकि जब जिया यांग्यांग उठी तो वह जाग गई। वह सोच रहा था कि वह कहाँ जा रही है। काफी देर बाद भी जिया यांग्यांग बाथरूम से बाहर नहीं आई थी। अंदर से कभी कभार सरसराहट की आवाजें आ रही थीं। गु किचेन रजाई में लिपटे हुए उठे और उसकी ओर चल पड़े। उसने पाया कि जिया यांग्यांग अंदर उसकी कमीज धो रहा था। कमीज पहले ही धुल चुकी थी, लेकिन कमरे में ड्रायर नहीं था, तो जिया यांग्यांग अपनी कमीज सुखाने के लिए हेयर ड्रायर का इस्तेमाल कर रहा था। गु किचेन को एक अवर्णनीय अनुभूति हुई। उसके दिल में गर्माहट की लहर दौड़ गई। उसे अचानक पछतावा हुआ। गु किचेन काफी देर तक बाहर से ये सब देखता रहा। अंततः वह सीधे अंदर जाने से खुद को रोक नहीं सका। उसने जिया यांग्यांग को पीछे से रजाई से ढक दिया। शिया यांग्यांग चौंक गई और पीछे मुड़ी तो उसे गु किचेन का चुंबन मिला। पिछली बार के चुंबन के विपरीत इस बार गु किचेन का चुंबन पानी की तरह कोमल और बेहद सावधानी भरा था। अध्याय 236, अध्याय 237, पत्नी कपड़े धो रही है, मैं भावुक हो गया। अनुवादक 54,96,90,339। शायद रोशनी बहुत कम थी। शायद रात बहुत देर हो चुकी थी। अंततः जिया यांग्यांग बहकावे में आ गई। कंबल के नीचे मौजूद दोनों पक्ष एक दूसरे से मजबूती से चिपके हुए थे। जब उनके शरीर गलती से एक दूसरे से छू गए, तब भी जिया यांग्यांग ने थोड़ी समझदारी दिखाई, कपड़े अभी भी गीले हैं। गु किचेन ने उसे बाथरूम की दीवार से सटा दिया और उसकी कमर में अपनी बाहें लपेट ली। फिर उसने अपनी स्थिति बदली और प्रेमपूर्ण चुंबन शुरू हो गया। अंतरंग बातचीत के बीच उसने अस्पष्ट रूप से बुदबुदाया, किसे परवाह है। जब जिया यांग्यांग सुबह उठी तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई पंख उसके चेहरे पर हल्के से गुदगुदी कर रहा हो। शिया यांग्यांग ने अपनी आंखें मल लीं। आंखें खोलते ही उसका सामना एक बेहद खूबसूरत चेहरे से हुआ। गु किचेन पहले ही जाग चुका था, उसकी उंगलियां अभी भी उसकी भौहों और आंखों पर फिर रही थीं। शिया यांग्यांग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, इतनी सुबह सुबह आप क्या कर रहे हैं। सुबह की वजह से थोड़ी कर्कश आवाज में गु किचेन ने एक रहस्यमय रूप से आकर्षक आवाज में कहा, कुछ नहीं, बस तुम्हें देखना चाहता था। गु किचेन की एक आकस्मिक टिप्पणी ने जिया यांग्यांग को शर्मा दिया। शिया यांग्यांग अब गु किचेन एक की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वे चमक रही हो। अनजाने में ही जिया यांग्यांग ने अपने गाल फुला लिए, मुझे देखने में ऐसी क्या खास बात है। गु किचेन शिया यांग्यांग के और करीब सरक गया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। सैद्धांतिक रूप से इसमें कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन जिया यांग्यांग का हाथ गलती से गु के शरीर के एक विशेष हिस्से को छू गया। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि गु किचेन ने कोई कपड़े नहीं पहने थे। वह खुद को रोक नहीं पाए और बोल पड़ी, बेशर्म, तुम सोते समय भी कपड़े नहीं पहनते। क्या इससे मैं विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति बन जाता हूँ? क्या आप इससे भी अधिक विकृत अनुभव करना चाहते हैं? शिया यांग्यांग ने तुरंत मान लिया, नहीं, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे आज भी स्कूल जाना है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि कल रात उन्होंने गु किचेन उस भेड़िए की तरह था जिसने एक हफ्ते से कुछ नहीं खाया था। गु किचेन ने चिढ़ाते हुए कहा, अगर तुम नहीं चाहती हो तो बस मुझे तुम्हें पकड़ने दो और हिलना मत। लेकिन ऐसा लगा जैसे जिया यांग्यांग को कुछ याद आ गया हो। उसने गु किचेन को धक्का दिया, कपड़े। इतना कहकर वह उठी और सीधे बाथरूम की ओर चल पड़ी। गु किचेन ने भौहें चढ़ाईं। जब शिया यांग्यांग बाथरूम से बाहर आई तो उसके चेहरे पर निराशा का भाव था। वह उस कमीज को पकड़े हुए थी जिसे गु किचेन ने कल पहना था। पिछली रात उसे नींद नहीं आई थी और यह सोचकर कि उसे नींद नहीं आ रही है, उसने गु किचेन के कपड़े धोने का फैसला किया। वरना अगले दिन उसके पास पहनने के लिए कुछ नहीं होता। किसने सोचा होगा कि जब वह कपड़े सुखाने का काम आधा कर चुकी होगी, तभी गु किचेन अचानक अंदर आ जाएगा। और तब उस समय गीले, बहुत सिकुड़े हुए और पहनने लायक बिल्कुल न होने वाले कपड़ों को सीधे सिंक में फेंक दिया जाता था। शिया यांग्यांग शिकायत करते हुए पास आए और बोली, ये सब तुम्हारी गलती है, देखो कपड़ों का क्या हाल हो गया। गु किचेन हंसते हुए बोला, ठीक है, ये सब मेरी गलती है।
लेकिन ये तो सिर्फ एक कमीज है, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? मैं परेशान नहीं हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि आज तुम बाहर क्या पहन कर जाओगे। इससे पहले कि शिया यांगयांग अपनी बात पूरी कर पाती, दरवाजे पर दस्तक हुई थी। शिया यांगयांग असमंजस में थी, सोच रही थी कि इतनी सुबह दरवाजे पर कौन होगा। लेकिन गू किचेन को मानो पता था, जाओ दरवाजा खोलो, यहाँ कोई न कोई तुम्हारी समस्या का समाधान करने आया होगा। शिया यांगयांग संदेह भरी नजरों से दरवाजा खोलने गई। उसे आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि दरवाजे पर गू किचेन का निजी सचिव फॉन्ग झेंगडोन खड़ा था। फैंग झेंगडोन के हाथ में कपड़ों के कुछ सेट थे और उन्होंने कहा, सीईओ ने मुझे इन्हें पहुंचाने के लिए भेजा है। शिया यांगयांग चौंक गया, असुविधा के लिए धन्यवाद सचिव फॉन्ग। कोई दिक्कत नहीं, मुझे अब जाना चाहिए। शिया यांगयांग मुड़ी और कमरे में चली गई। मुझे लगता है कि आपने सब कुछ पहले से ही योजना बना रखा था, सचिव फॉन्ग को कपड़े पहुंचाने के लिए कहा था। गू किचेन उठकर बैठ गया था, लेकिन फिर भी मैं इस बात से बहुत प्रभावित हूं कि तुमने कल आधी रात को मेरे कपड़े धो दिए। शिया यांगयांग चलकर उसके पास गई और कपड़ों से उससे मारा, मैं बस नहीं चाहती थी कि तुम बिना कपड़ों के बाहर जाओ और खुद को शर्मिंदा करो। अध्याय 237, अध्याय 238, फिर भी मेरी पत्नी अधिक कुशल है। अनुवादक 54,96,90,339। दोनों ने कपड़े पहनना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। शिया यांगयांग दरवाजा खोलने गई और वहां शिया वेइवेई खड़ी थी। शिया यांगयांग ने पूछा, आप इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहे हैं? शिया वेइवेई की निगाहें लगातार अंदर की ओर टकटकी लगाए हुए थीं। जब तक उसने गू किचेन को नहीं देखा तब तक वह नहीं उठी। फिर उसने कहा, जीजाजी आपकी बारी है। मेरी माँ चाहती है कि आप भोजन कक्ष में नाश्ता करें। उन्होंने खुद मछली के सूप वाले नूडल्स बनाए हैं। गू किचेन पहले ही दरवाजे तक जा चुका था। स्वाभाविक रूप से उसने जिया यांगयांग से कहा, क्या आप इस बटन के साथ मेरी मदद कर सकती हैं? मैं इसे चालू नहीं कर पा रहा हूँ। शिया यांगयांग मुड़ गई। गू किचेन ने अपनी कमीज पहले ही पहन ली थी। कॉलर का बटन ही खुला रह गया था। शिया यांगयांग ने गू किचेन के कॉलर का बटन लगाने में मदद करने के लिए मुड़ा और यह काम पल भर में हो गया। हालांकि गू किचेन ने शिया यांगयांग का हाथ अपने होठों से लगाया और उसे चूमा। मेरी पत्नी का हाथ काफी कुशल है। यह दृश्य देखकर शिया वेइवेई का चेहरा काला पड़ गया। ऐसा लगा जैसे गू किचेन ने अभी अभी उसकी उपस्थिति को महसूस किया हो। उसकी आवाज फिर से अपने सामान्य शांत स्वर में लौट आई, ठीक है, मैं तुम्हारी बहन के साथ तुरंत चलता हूँ। शिया वेइवेई ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, तो मैं पहले चलती हूँ। जीजाजी आप दोनों जल्दी आइए। शिया वेइवेई ने अपनी उंगलियां भींची और चली गई। वह जाहिर तौर पर यह देखने आई थी कि क्या उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। शिया वेइवेई ने अनुमान लगाया था कि लू हाओटिन की वजह से उनके बीच झगड़ा होगा। एक रात के बाद ही उनका रिश्ता पहले से इतना बेहतर कैसे हो गया? और गू किचेन की निगाहें हमेशा शिया यांगयांग के चेहरे पर टिकी रहती थीं। उसने मुश्किल से ही उसकी आंखों में सीधे देखा। शिया वेइवेई अंदर ही अंदर गुस्से से उबल रही थी। वह और इंतजार नहीं कर सकी और सीधे रसोई में चली गई। उसने लियू रुयान से कहा, माँ, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या आपने नहीं कहा था कि वे 1 साल के भीतर तलाक ले लेंगे? फिर भी वे एक दूसरे के साथ इतने अच्छे से क्यों पेश आ रहे हैं? लियू रुयान ने दरवाजे की ओर देखा, फिर जिया वेइवेई को घूरते हुए बोली, बोलते समय सावधान रहो, अगर कोई सुन ले तो। शिया वेइवेई ने गुस्से से भरे चेहरे से कहा, उन दोनों को इतना प्यार करते देख मुझे घिन आती है। यंग मास्टर गू जैसा कुलीन व्यक्ति शिया यांगयांग जैसी मामूली लड़की पर क्यों मोहित हो जाएगा? मैं शिया यांगयांग से छोटी और ज्यादा सुंदर हूँ। वह मेरी तरफ देखता तक क्यों नहीं? लियू रुयान ने सहज भाव से जवाब दिया, पुरुष स्वादिष्ट व्यंजनों से ऊब जाते हैं और कभी कभी सादा खाना पसंद करते हैं। चूंकि उन्हें शिया यांगयांग जैसी लड़कियां पसंद हैं, इसलिए आपको उनके सामने शालीन और पवित्र व्यवहार करना चाहिए। खुद को देखो, तुम तो ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर तुम भविष्य में अपनी बहन की जगह लेकर श्रीमती गू कैसे बनोगी? श्रीमती गू का नाम सुनते ही जिया वेइवेई को अकारण ही उत्साह महसूस हुआ। शिया वेइवेई लियू रुयान का हाथ हिलाते हुए बोली, माँ, बस बता दीजिए, आपकी क्या योजना है? मैं और इंतजार नहीं कर सकती। मैं उन्हें जीजाजी कहकर नहीं बुलाना चाहती। माँ, कृपया मेरी मदद कीजिए। ठीक है, परेशान होना बंद करो। चिंता मत करो, क्या तुम्हारी बहन का जन्मदिन जल्द ही नहीं आ रहा है? मुझे अभी कुछ चीजों की पुष्टि करनी है। यह एक शानदार अवसर है। नाश्ते के समय
लियू रुयान ने कहा, यांग यांग, तुम्हारा जन्मदिन जल्द ही आने वाला है। तुम्हारे पापा और मैंने फैसला किया है कि चूंकि हमने पिछले साल तुम्हारा 20वां जन्मदिन नहीं मनाया था, इसलिए इस साल हम इसकी भरपाई करेंगे। तुम्हारे पापा ने सीजर होटल में एक कमरा बुक कर लिया है। इस बार हम इसे शानदार बनाएंगे और तुम्हारे सभी सहपाठियों और दोस्तों को आमंत्रित करेंगे। और चेन, कृपया अपने परिवार को सूचित कर देना, हमें उम्मीद है कि वे भी अपनी उपस्थिति से हमें सम्मानित करेंगे। गु किचेन ने उत्तर दिया, मुझे ऐसा करना चाहिए। शिया यांगयांग ने वास्तव में भव्य समारोह आयोजित करने के बारे में नहीं सोचा था। हालांकि लियू रुयान और जिया लियांगडोंग ने उससे इस बारे में चर्चा नहीं की और सभी निमंत्रण भेज दिए। शहर के सभी प्रमुख परिवारों को आमंत्रित किया गया था। अगर यह अतीत की बात होती तो शायद उन सभी लोगों ने भाग नहीं लिया होता। लेकिन इस बार कोई भी लापता नहीं था। अध्याय 239 बच्चा पैदा करने के बारे में क्या ख्याल है। अनुवादक 54,96,90,339। बेशक वे लोग दक्षिण शहर के गु परिवार के प्रति सम्मान दिखा रहे थे। वह दिन नवंबर का महीना था। यह अनौपचारिक सिंगल्स डे है क्योंकि पिछले साल इसी समय जिया यांगयांग ने अपने 10 साल पुराने बचपन के प्रेमी के साथ संबंध समाप्त कर दिया था। उसे सचमुच ऐसा लगा जैसे आसमान गिर रहा हो। लेकिन अब जिया यांगयांग ने अपने बगल में गाड़ी चला रहे व्यक्ति की ओर मुड़कर देखा। दरअसल भाग्य चॉकलेट के डिब्बे जैसा होता है। आपको कभी पता नहीं चलता कि चॉकलेट का अगला टुकड़ा कड़वा होगा या मीठा। तुम मुझे क्यों घूर रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि आज तुम्हारा पति कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रहा है? गु किचेन के थोड़े चिढ़ाने वाले शब्द बगल से सुनाई दिए। तभी जिया यांगयांग को होश आया। पिछले कुछ दिनों में जिया यांगयांग वापस मेपल विला में रहने आ गई हैं। हालांकि उन्होंने एक तरह से सुलह कर ली थी, लेकिन फिर भी एक अनसुलझी उलझन बाकी थी। गु झौहान का नाम उनके बीच दफन एक टिक टिक करते टाइम बम की तरह था। इसका समाधान नहीं हुआ, लेकिन दोनों ने मौन रूप से इसे एक तरफ रख दिया। और जिया यांगयांग को पता था कि यह टाइम बम आखिरकार किसी न किसी समय फट जाएगा। गु अंकल, खुद को इतना बड़ा मत समझिए। आपको अपनी उम्र को शालीनता से स्वीकार करना चाहिए। शिया यांगयांग, मैं तो सिर्फ 28 साल का हूँ। 28 साल की उम्र भी काफी ज्यादा है। गु किचेन ने भौहें चढ़ाईं और कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, तो फिर चलो एक बच्चा पैदा कर लेते हैं। आखिर और इंतजार करने का मतलब होगा जीवन में देर से बच्चा होना। ये सुनकर शिया यांगयांग तुरंत हाई अलर्ट पर आ गई। इन दिनों बूढ़ा व्यक्ति खुलेआम और इशारों में उन्हें बच्चा पैदा करने के लिए प्रेरित कर रहा था। उन्होंने तो किसी से टॉनिक दवा भी भिजवाई थी। शिया यांगयांग सचमुच बहुत परेशान थी। शिया यांगयांग ने तुरंत अपना लहजा बदलते हुए कहा, युवा स्वामी गु, आप अभी युवा हैं और आपको अपने करियर को प्राथमिकता देनी चाहिए। जैसा कि पूर्वजों ने कहा है, परिवार बसाने से पहले अपना करियर स्थापित करना चाहिए। बच्चे के मामले में जल्दबाजी न करें। आपने इसे गलत समझा है। सही तरीका है करियर शुरू करने से पहले परिवार बसाएं, गु किचेन ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा। युवा मास्टर गु, बेबी गु, आप अभी भी छोटे हैं, इसमें जल्दबाजी न करें, ठीक है। पहले उन्हें सिर्फ अंकल गु के नाम से जाना जाता था, अब उन्हें बेबी गु कहा जाने लगा था। इस लड़की के चेहरे के भाव किताब के पन्ने पलटने से भी तेजी से बदलते थे। कुछ ही देर में वे सीजर होटल पहुंच गए। वेटर ने तुरंत उनका अभिवादन किया। कार से उतरने के बाद शिया यांगयांग और गु किचेन एक साथ सबसे ऊपरी मंजिल पर स्थित भोज कक्ष में गए। सीजर इंटरनेशनल होटल अपने आप में सबसे आलीशान और शीर्ष श्रेणी का होटल है। अंदर प्रवेश करते ही ऐसा महसूस हुआ मानो वे सोने और जैद से सजे किसी महल में हो। भोज कक्ष में पहले से ही काफी लोग पहुंच चुके थे। हवा में फैली खुशबू और पेय पदार्थों की बौछार के बीच क्रिस्टल जैसी रोशनी झालरों की तरह बिखर गई और एक टिमटिमाती हुई चमक बिखेर दी जो हल्की हल्की फैल रही थी। मुख्य पात्रों के रूप में जिया यांगयांग और गु किचेन ने प्रवेश करते ही सबका ध्यान आकर्षित कर लिया। उस दिन शिया यांगयांग ने सादी सफेद पोशाक पहनी थी और हल्का मेकअप किया था। उसकी त्वचा स्वाभाविक रूप से गोरी थी, उसके बाल चमकीले समुद्री शैवाल की तरह चमक रहे थे, उसके होंठ मानिक लाल थे और उसके दांत मोती जैसे चमकदार थे, मानो किसी परी कथा की स्नो वाइट हो। गु किचेन भी सूट पहने हुए थे और उनका व्यक्तित्व बेहद आकर्षक लग रहा था। साथ खड़े होकर वे किसी राजकुमारी और राजकुमार की तरह लग रहे थे, मानो एक दूसरे के पूरक हों। जब वे अंदर आए तो जिया यांगयांग गु किचेन के पीछे चल रही थी। गु किचेन ने जानबूझकर अपनी गति धीमी कर दी और उनका हाथ पकड़कर वे दोनों साथ साथ अंदर चले गए। लगभग सभी मेहमान आ चुके थे।
शिया लियांगडोंग और बूढ़ा आदमी बातें कर रहे थे। लियू रुयान भी वहां मौजूद थी। उन्हें देखकर लियू रुयान ने कहा, यांग यांग, आज तो तुम ही स्टार हो। इतनी देर से आकर सबको इंतजार कैसे करवा सकते हो? ये तो थोड़ी नासमझी है। शिया यांगयांग के कुछ बोलने से पहले ही गू किचेन ने सहजता से जवाब दिया, मेरी मीटिंग में थोड़ी देरी हो गई थी। वैसे भी आज यांगयांग का जन्मदिन है, इसलिए स्वाभाविक रूप से जन्मदिन मनाने वाली लड़की की शुभकामनाएं सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। है ना, आंटी लियू? अध्याय 239, अध्याय 240, प्रसन्न करना। अनुवादक 54,96,90,339। गू किचेन स्पष्ट रूप से जिया यांगयांग के लिए बहाने बना रहा था। लियू रुयान ने चतुराई से कहा, बेशक आज यांगयांग का जन्मदिन है। हम उसे खुश करने के लिए ही यह जन्मदिन की दावत आयोजित कर रहे हैं। गू परिवार के कई वरिष्ठ सदस्य भी वहां मौजूद थे। शिया यांगयांग ने उन सभी का अभिवादन किया। जिया यांगयांग ने गू झाओहान को एक बार फिर देखा। वह गू मिंगजू के पीछे चुपचाप और स्थिर खड़ा था, मानो कोई अदृश्य व्यक्ति हो। शिया यांगयांग के दिल को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे निचोड़ दिया गया हो। गू की चेन द्वारा कहे गए शब्द, श्याओ हान तुम्हें पसंद करता है, अचानक उसके दिमाग में गूंज उठे। शिया यांगयांग ने अनजाने में अपना सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल असंभव, ये तो बस गू क्यूई चेन की हद से ज्यादा सोचने की आदत है। जिया यांगयांग और गू झाओहान ने लापरवाही से अभिवादन का आदान प्रदान किया। फिर वे दोनों तितर बितर हो गए। आज का जन्मदिन का भोज सामान्य भोजों से अलग था। यह एक तरह से आधी डिनर पार्टी थी। भोजगृह में बुफे शैली के विभिन्न प्रकार के लजीज व्यंजन उपलब्ध थे। शैंपेन के टावर हर जगह दिखाई दे रहे थे। अधिकांश मेहमान शैंपेन की बोतलें लिए हुए थे और जीवंत बातचीत में मग्न थे। भोजगृह में एक विशाल नृत्य स्थल था। वहां बहुत सारे लोग नाचते गाते हुए आ रहे थे। स्टार सिटी इंटरनेशनल के कई जाने माने कलाकार भी उपस्थित थे। शिया यांगयांग और गू क्यू चेन को देखते ही सभी लोग उन्हें बधाई देने के लिए उनके पास आ गए। शिया यांगयांग को ऐसे मौके खास पसंद नहीं थे, लेकिन आखिरकार यह उसका जन्मदिन का भोज था, इसलिए उसके पास अनिच्छा से इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। शिया लियांगडोंग और लियू रुयान बड़े बड़े व्यापारियों के साथ मेलजोल कर रहे थे। वास्तव में जिया यांगयांग को लगा कि यह उसके लिए जन्मदिन का भोज नहीं था, बल्कि दक्षिणी शहर के गू परिवार द्वारा अपने नेटवर्क का विस्तार करने के अवसर के रूप में इसका उपयोग किया जा रहा था। उसे यह एहसास काफी असहज लगा। शिया वेई मूल रूप से क्योटो की उच्च समाज की महिलाओं के एक समूह के साथ बातचीत कर रही थी। गू की चेन को देखते ही वह तुरंत आगे बढ़कर उनका अभिवादन करने लगी। जब वह गू की चेन के पास पहुंची तो उसने प्यार से उसे जीजाजी कहकर पुकारा। गू क्यूई चेन और शिया यांगयांग दोनों की निगाहें एक ही समय पर शिया वेई पर पड़ी। शिया यांगयांग ने भौहें चढ़ाईं। शिया वेई ने जो कपड़े पहने थे वे उसके ही थे। गू क्यूई चेन को ध्यान से अपनी ओर देखते हुए देखकर शिया वेई ने थोड़ी सी शर्मिंदगी दिखाई। लियू रुयान ने पहले ही उससे कहा था कि चूंकि गू क्यूई चेन को शिया यांगयांग की सरल शैली पसंद है, इसलिए उसे उसका अनुकरण करना चाहिए। शिया यांगयांग की अलमारी में मिली वह पोशाक, जिस पर छोटे छोटे बेज रंग के फूल बने थे, हालांकि वह उसे कुछ हद तक फीकी लग रही थी, लेकिन हो सकता है कि वह गू क्यूई चेन की पसंदीदा शैली हो। शिया यांगयांग के सामने शिया वेई ने कहा, जीजाजी, जब आप मुझे इस तरह घूरते हैं तो मुझे थोड़ी शर्म आती है। गू की चेन ने हल्के फुल्के अंदाज में टिप्पणी की, तुमने जो ड्रेस पहनी है। शिया वेई का दिल खुशी से झूम उठा। जैसा कि उम्मीद थी, ये कारगर साबित हुआ। गू क्यूई चेन को ये शैली वाकई पसंद आई। पहले जब भी वह गू की चेन को देखती थी तो वह बड़े सज धज कर तैयार होती थी, लेकिन गू की चेन कभी भी उसकी तरफ दिलचस्पी से नहीं देखता था। आज तो उसने खुद ही उससे बातचीत शुरू कर दी थी। शिया वेई पूरी तरह से अचंभित रह गई। शिया वेई गू क्यूई चेन की प्रशंसा का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। अचानक गू क्यूई चेन ने ठंडे लहजे में दो शब्द कहे, काफी बदसूरत। शिया वेई अवाक रह गई। बोलने के बाद शिया वेई की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना उसने शिया यांगयांग का हाथ पकड़ा और वहां से चला गया। शिया वेई इतनी गुस्से में थी कि वह लगभग उसी समय अपने पहने हुए कपड़े फाड़ देना चाहती थी। उसे पता था शिया यांगयांग का स्वाद कैसा हो सकता है। गू क्यूई चेन को भला ये कैसे पसंद आ सकता है। हो सकता है कि जिया यांगयांग ने जानबूझकर अपनी अलमारी में ऐसी बदसूरत पोशाक छोड़ दी हो ताकि वह जानबूझकर मूर्ख दिखे। शिया वेई की मुट्ठियां कस गईं। दूसरी ओर जिया यांगयांग अपनी हंसी नहीं रोक पाए और बोली, ये तो तुमने ही खरीदी हुई ड्रेस है।
इसे बदसूरत कैसे कह सकते हो? यह आप पर बहुत खूबसूरत लग रहा है। किसी और पर तो ये बिल्कुल भद्दा लगेगा। शिया यांगयांग ने आह भरने का नाटक करते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि शिया वेईवेई को आप में क्या दिखता है। वह आपको खुश करने के लिए इतनी कोशिश करती है। क्या वो मुझे पसंद भी करती है? वो तो सिर्फ मेरे साथ आने वाले रुतबे की वजह से ही आकर्षित होती है। तो फिर आपको कैसे पता कि मैं आपके साथ आने वाली प्रतिष्ठा से आकर्षित नहीं हूं? क्योंकि कल रात तुमने मेरे लिए अपने प्यार का इजहार करते हुए रोया था। पिछली रात की घटना को याद करते हुए जिया यांगयांग का चेहरा इतना लाल हो गया कि मानो खून निकल रहा हो। ऐसे समय में इंसान होश में नहीं होता, उस समय कही गई बातों को गंभीरता से नहीं लिया जा सकता। इसके अलावा जिया यांगयांग को ये याद नहीं था कि उसने ऐसा कहा था। क्या याद नहीं? क्या आप आज समीक्षा चाहते हैं? गु क्यूई चेन, तुम फिर से बदमाश की तरह व्यवहार कर रहे हो। अध्याय 240, अध्याय 241, जिया यांगयांग की जैविक मां। अनुवादक 54,96,90,339। शिया यांगयांग के लिए उच्च समाज की पार्टियां पूरी तरह से उबाऊ थीं, भले ही आज वह कथित तौर पर मुख्य अतिथि थीं। दुर्भाग्यवश वहां उसके ज्यादा दोस्त मौजूद नहीं थे। इसके बजाय जिया वेईवेई ने अपने सभी दोस्तों को आमंत्रित किया था। क्योटो की संभ्रांतियां भी उनके साथ मेलजोल रखना पसंद करती थीं। शिया वेईवेई ने पहले ही दूसरा पहनावा पहन लिया था। उस समय वह फूलों के बीच एक खूबसूरत तितली की तरह लग रही थी, जो बड़े ही सलीके से नाच रही थी। उनके साथ डांस करने वालों में स्टारलाइट एंटरटेनमेंट के लोकप्रिय युवा अभिनेता जी जियाहांग भी शामिल थे। इस बार स्टारलाइट एंटरटेनमेंट के कई सेलिब्रिटी अपना समर्थन दिखाने आए। जिया यांगयांग ने चारों ओर देखा और पाया कि चेन यू नहीं आई थी। हालांकि शेन शिचुआन आए। उस समय वह गु किचेन से बात कर रहा था। शिगांग एंटरटेनमेंट और स्टारलाइट एंटरटेनमेंट के बीच पहले हमेशा से ही कड़ी प्रतिस्पर्धा रही है, लेकिन पिछली बार उनके संयुक्त निवेश के बाद से उनके संबंध काफी बेहतर प्रतीत होते हैं। फिर भी जिया यांगयांग का मानना था कि यह सामंजस्य केवल साथी था। व्यापार जगत में कोई स्थायी मित्र या शत्रु नहीं होते, केवल स्थायी हित होते हैं। शिया यांगयांग ऊब महसूस कर रही थी, इसलिए उसने थोड़ा खाना खाया और फिर ताजी हवा लेने के लिए छत पर बने टेरेस पर जाने का फैसला किया। ठीक उसी समय गु मिनजू अपने सामाजिक दायरे की कुछ सुपरमॉडल से बात कर रही थी। तभी लियू रुयान अपने वाइन ग्लास के साथ उनके पास आई और बोली, मैडम गु, आज आपने जो ड्रेस पहनी है वह निश्चित रूप से शनेल का नया लॉन्च किया गया मॉडल होगा। यह आपके व्यक्तित्व को बहुत खूबसूरती से निखार रही है। गु मिनजू ने मुस्कुराते हुए अपना गिलास लियू रुयान के गिलास से टकराया और कहा, अब हम दोनों परिवार हैं, इतना औपचारिक होने की कोई जरूरत नहीं है। बस मुझे मिनजू कहिए। दोनों ने बातचीत शुरू कर दी। पास में मौजूद सुपरमॉडल ने उन दोनों को अंतरंगता से बात करते हुए देखकर चतुराई से वहां से चले गए। लियू रुयान ने कहा, हालांकि यांगयांग की सास नहीं है, लेकिन आप जैसी देखभाल करने वाली भाभी होने से मुझे और उसके पिता को बहुत राहत मिली है। गु मिनजू मुस्कुराए और बोली, यांगयांग एक अच्छी बच्ची है, सरल और दयालु। मुझे वह बहुत पसंद है। लियू रुयान ने आह भरते हुए कहा, दरअसल उसके पिता और मैं हमेशा से उसके प्रति अपराधबोध महसूस करते रहे हैं। भले ही मैं उसे अपनी बेटी की तरह मानती हूं, फिर भी वह मुझसे दूरी बनाए रखती है। इस बच्ची को हमेशा लगता है कि मैंने उसके परिवार में घुसपैठ की है। उसने मुझे कभी माँ कहकर नहीं पुकारा। पिछले कुछ सालों में वह थोड़ी एकांतप्रिय हो गई है। उसके पिता और मैं हमेशा चिंतित रहते हैं कि कहीं उसे मानसिक समस्याएं न हो जाएं। लेकिन अब स्थिति बेहतर है। चेन के प्यार और आपके स्नेह के कारण मुझे अब उतना अपराधबोध नहीं होता। लियू रुयान ने अनायास ही इसका जिक्र किया और गु मिनजू को बहुत आश्चर्य हुआ, क्या यांगयांग आपकी जैविक संतान नहीं है? गु मिनजू आमतौर पर व्यस्त रहती है और अपना अधिकांश समय पेरिस और संयुक्त राज्य अमेरिका में फैशन शो में बिताती है। उसे घरेलू मामलों की ज्यादा जानकारी नहीं है। लियू रुयान ने आह भरते हुए कहा, हालांकि हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं, फिर भी वह मुझे आंटी लियू कहकर बुलाती है। शायद मैंने सौतेली माँ के रूप में पर्याप्त जिम्मेदारी नहीं निभाई है और इसीलिए वह अब भी मुझे अपनी माँ नहीं मानती। लियू रुयान की बातें सुनकर गु मिनजू को अचानक कुछ याद आ गया। गु किचेन और शिया यांगयांग की शादी हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने इसे गुप्त रखा था और शुरुआत में दोनों परिवारों को इसके बारे में पता नहीं था। उनकी गुप्त शादी का खुलासा होने के बाद वे केवल एक बार भोजन के लिए मिले थे। चूंकि वे जल्द ही शादी की तैयारी करने की योजना नहीं बना रहे थे, इसलिए दोनों परिवारों का एक दूसरे से बहुत कम संपर्क था।
पिछली बार जब वे मिले थे तब जिया यांग ने वास्तव में लियू रुयान को माँ कहकर नहीं पुकारा था और उनके बीच का रिश्ता घनिष्ठ नहीं लग रहा था। गु मिंजू ने अचानक पूछा, यांग की जैविक माँ का नाम क्या है? उनका नाम टेन जेन है। 20 साल पहले वह इस क्षेत्र में एक प्रसिद्ध फिल्म स्टार थी। जब गु मिंजू ने ये नाम सुना तो अनजाने में ही उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और उसके हाथ में रखा शैंपेन का गिलास गिरकर जमीन पर चकनाचूर हो गया। गु मिंजू ने तुरंत माफी मांगी और गंदगी साफ करने के लिए नीचे झुक गई। हालांकि गलती से टूटे हुए कांच के एक टुकड़े से उसकी उंगली कट गई। उसकी उंगली के सिरे से खून बहने लगा। लियू रुयान ने जल्दी से कर्मचारियों को बुलाकर गंदगी साफ करने को कहा। गु मिंजू ने अपनी गलती के लिए माफी मांगते हुए कहा, मुझे बहुत खेद है, मैं बहुत लापरवाह थी। लियू रुयान ने चिंता जताते हुए कहा, तुम्हें जल्दी से कोई दवा ढूंढ लेनी चाहिए। वैसे तुम ठीक नहीं लग रहे हो, क्या तुम्हें तबीयत खराब लग रही है? गु मिंजू ने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी थकी हुई हूँ, मैं थोड़ी देर आराम करने जा रही हूँ। बोलने के बाद गु मिंजू मुड़कर सेवक के साथ चली गई। आगे की कहानी सुनाने के लिए VM स्टोरी वर्ल्ड सब्सक्राइब करो।